नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही शाम के 7 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अब एक बड़ा फैसला वडोदरा शहर के लिए लिया है। दरअसल शहर के मेयर केयूर रोकड़िया की ओर से कुछ वक्त पहले ठीक से बारिश न होने की वजह से पत्र लिखकर नर्मदा नदी में से आजवा सरोवर डैम को पानी देने की मांग की गई थी, लेकिन अब लगातार बीते कई दिनों से बारिश ठीक से हो रही है, जिसकी वजह से आजवा सरोवर का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त आजवा सरोवर का जलस्तर 210 फीट है और लगातार हो रही बारिश के चलते उसमें बढ़ोतरी भी देखने मिल रही है। लेकिन नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से अब नर्मदा नदी में से आजवा सरोवर डैम में पानी देने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो नर्मदा नदी में से आजवा सरोवर डैम में पानी मुहैया करवाया जाएगा, जिसके लिए चार्ज भी वसूला जाएगा। इस मामले शहर के मेयर केयूर रोकड़िया की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। आजवा सरोवर में जे वडोदराने पानी पूरो पाड़तो मुख्य स्त्रोत है, एमां 15 दिवस पहला 205 फूटनु लेवल हतुं, त्यारे अमे माननीय मंत्री श्री योगेशभाई पटेल ने पत्र पण लख्यो हतो। त्यारबाद हवे मंत्री श्री बदलाया छे अने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल अने माननीय मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल ने रूबरू मुलाकात दरमियान बंने ने अमे विनंती करी हती कि जो वरसाद नहीं पड़तो तो नर्मदाનું पाणी आजवा सरोवर में छोड़वू पड़शे अने ए दिशानी अंदर अमने कहेता आनंद है कि वरसाद पण खूब सारो थयो छे अने आजे आजवानुं सरोवर 209.50 फूट ने क्रॉस करी चूक्युं छे। परंतु एनी साथे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई अने माननीय मंत्री श्री ऋषिकेशभाई बंने पोते नर्मदाનું पाणी आजवा सरोवर में जरूर पड़े तेम 245 mld रोजनु छोड़ी शकाय तेवी मंजूरी पण आपी दीधी छे। त्यारे आगामी दिवसनी अंदर वडोदराना नागरिकने पाणीनी शॉर्टेज न अनुभववी पड़े तेवा सरकारे जे निर्णय कर्यो छे तेने हूँ बिरदावुं पण छुं, तेने आवकार पण आपुं छुं अने वडोदराना नागरिकोने पण हवे चिंता करवानी जरूर रहेती नथी तेवो मने विश्वास छे। आ पाणी रामपुरा पासेनी नर्मदा वडोदरा ब्रांचनी जे केनाल है एना एस्केप गेट मांथी रोजनु 100 क्यूसेक एटले 245 mld आजवा सरोवर में जे एना धाराधोरण ने नीति नियम है ए मुजब सरकारे आपवानुं नक्की कर्युं छे, एटले ए प्रमाणे सरकार आ पाणी जरूरियात मुजब वडोदरा महानगरपालिका जोड़े संकलन करीने आपने आपशे। शहर के लहरीपुरा गेट की छत कुछ दिनों पहले धराशायी हो गई थी, जिसके बाद शहर के पदाधिकारी और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की ओर से लहरीपुरा गेट का जायजा लेकर छत गिरने की वजह का पता लगाने के लिए रिपोर्ट तैयार करवाने की बात कही गई। लेकिन अब आज विपक्ष की नेता अमीबेन रावत की ओर से शहर के मेयर केयूर रोकड़िया और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को पत्र लिखा गया है। दरअसल विपक्ष की नेता अमीबेन रावत का ये कहना है कि अधिकारियों ने लहरीपुरा गेट के मरम्मत के मामले में भ्रष्टाचार किया है। 3 साल पहले इस गेट के रिस्टोरेशन का कार्य करवाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी 3 ही साल में इस गेट की छत धराशायी हो गई। अमीबेन रावत का ये कहना है कि 3 साल पहले सचमुच रिस्टोरेशन का कार्य हुआ भी था या नहीं, इस मामले ठीक से जांच की जानी चाहिए। तो क्या कहना है इस मामले विपक्ष के नेता अमीबेन रावत का, आइए सुनते हैं। लहरीपुरा दरवाजो एटले बरोड़ा शहरनी एक ओळख समान ऐतिहासिक दरवाजो, प्री मुगल एरानो 510 वर्ष जूनो आ दरवाजो एનું રિસ્ટોરેશન કરવા માટે એએસઆઈ સાથે કરાર કરીને 75 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો વડોદરા મહાનગર સેવા સદને કર્યો। 2013માં જે વાત થઈ એનું કમ્પ્લીશન 2018 સુધી નહોતું થયું। એનો પુરાવો એ છે કે કોર્પોરેશને કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ માટે ત્યાં રિમાઇન્ડર લખ્યું હતું અને સાથે કાગળ લખ્યો હતો જેમાં એવું લખ્યું હતું કે હજી બી રૂફ અને વોલમાં જે ડેમેજ છે રિસ્ટોર કરવાનું, એ રિપેર કરવાનું બાકી છે। 2018 પછી એ રિપેર થયું કે નહીં, કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ આવ્યું કે નહીં, આ બધા જ ક્વેશ્ચન માર્ક્સ અત્યારે ઊભા છે। રિફર કરવા ફાઇલ મંગાવેલી તો અધિકારીઓ ડેલિબરેટલી ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દીધા, ફાઇલ બી શેર નથી કરી, એટલે હકીકત જાણવા મળી નથી। પણ 100% આમાં
ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે અને કામની જે સુપરવિઝન થવું જોઈએ, જે ક્વોલિટીનું કામ થવું જોઈએ, નથી થયું. અને એનું જ પરિણામ છે કે હજી તો કામ પૂર્ણ થયે 2018 સુધી તો કમ્પ્લીશન થયું જ નહોતું. એટલે 19માં કે 20માં થયું હોય, જો સપોઝ થયું હોય તો કદાચ ના બી થયું હોય, એ કામ અત્યારે જે રીતે રૂફ પડી ગયું એની ચાળી ખાય છે, કઈ રીતનું કામ થયું હતું. અમે ડિમાન્ડ કરી છે આજે પત્ર લખીને કે આ તમામ બાબતે એએસઆઈ અને કોર્પોરેશન બંને ડિપાર્ટમેન્ટની જોઈન્ટ ઇન્ક્વાયરી થાય અને પછી જે બી અધિકારીઓ આમાં ગુનેગાર દેખાય તમામ પર એક્શન્સ લેવામાં આવે. અને બીજું આ જે 75 લાખનો ખર્ચો કર્યો, એક વખત થઈ ગયો, હજી એનું જે કમ્પ્લીશન ના આવ્યું હોય, એવે સ્ટેજે કામ હોય અને પાછું રૂફ પડી ગયું હોય તો હવે એનું રિસ્ટોરેશનનો ખર્ચો કોણ કરશે, કોની જવાબદારી એ નક્કી કરવાનું. વારે ઘડીએ ટેક્સપેયર્સના પૈસાથી આ રીતના લેક ઓફ સુપરવિઝન અને ખરાબ ક્વોલિટીના કામના લીધે નાગરિકોના પૈસાનો આ રીતે બગાડ કરે એ કોઈ બી દિવસ સહન થાય નહીં. અને કામ આપેલું એએસઆઈ વોઝ લાઈક અ કોન્ટ્રાક્ટર. એએસઆઈની પાસે એની એક્સપર્ટીઝ હતી રિપેર કરવાની, એટલે આ કામ એમને સોંપવામાં આવેલું. પણ સુપરવિઝનની તમામ જવાબદારી કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની રહે. જે અધિકારી 75 લાખ રૂપિયાનો એસ્ટિમેટ એપ્રૂવ કરે, કામ એલોકેટ કરે, એનું કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ અને સુપરવિઝન કરવાની જવાબદારી કોર્પોરેશનના અધિકારીની 100% હોય. અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે પગલાં બી લેવા જોઈએ. અને જો કામમાં ફરી જેટલો બી રિપેરિંગનો ખર્ચો થાય એ આ અધિકારીઓ પાસે વસૂલવો જોઈએ. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी में अब मर्सी ट्रायल शुरू होने वाला है। दरअसल 2013-14 से जिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया हो, ऐसे छात्र जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी दे चुके हो लेकिन किसी विषय या सेमेस्टर की परीक्षाएं क्लियर करना बाकी हो, उनके लिए मर्सी ट्रायल का आयोजन होने वाला है। ऐसे छात्रों को एक मौका दिया जाएगा उनके बाकी विषय या फिर सेमेस्टर को क्लियर करने का। इस बारे में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार KM चुडासमा की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडाમાં જે વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ 2013-14 દરમિયાન એડમિશન લીધું હોય અમારા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થઈ અને નીકળી ગયા હોય. અમુક વિદ્યાર્થીઓએ તમામ વિષયોના તમામ સેમેસ્ટર ક્લિયર કર્યા હોય, એમનું ફાઇનલ યર પણ ક્લિયર હોય, પણ વચગાળાના એટલે કે ઇન્ટરમીડિયેટ સેમેસ્ટરના કોઈ વિષયો ક્લિયર કરવાના બાકી રહી ગયા હોય અને સમય અવધિ પતી ગઈ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ કે જે 2013-14થી એડમિશન લીધા છે પણ અમુક વિષયો ક્લિયર કર્યા નથી અને ફાઇનલ યર કે ફાઇનલ સેમેસ્ટર ક્લિયર થઈ ગયું છે, આવા વિદ્યાર્થીઓ માટે થઈ અને મર્સી ટ્રાયલનું એક આયોજન કરવામાં આવશે જેની અંદર આવા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી શકશે. गणेश चतुर्थी के दौरान शहर के कलाकार राजेंद्र डिंडोरकर ने एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी 2 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और उन्हें एक ही पेंटिंग के लिए दोनों प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड आर्ट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप सिस्टम विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से गणेश चतुर्थी के दौरान पेंटिंग प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के कलाकार राजेंद्र डिंडोरकर ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में देश भर में से 64 जितने प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें राजेंद्र डिंडोरकर को अपनी पेंटिंग के लिए पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा कला कुटुंब फाउंडेशन अजमेर की ओर से लॉर्ड गणेश की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भी शहर के कलाकार राजेंद्र डिंडोरकर ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में 90 जितने स्पर्धक मौजूद थे, लेकिन फिर भी राजेंद्र डिंडोरकर को एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ऐसी दोनों प्रतियोगिता में एक ही पेंटिंग विघ्नहर्ता के लिए राजेंद्र डिंडोरकर को पुरस्कार की प्राप्ति हुई। વડોદરામાં હું જન્મ્યો છું અને મોટો થયો છું એટલે હું ગુજરાતી તો ખરો જ ખરો, પણ એનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું મને જે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી કે રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આવી રીતના કોમ્પિટિશનમાં હું ભાગ લેતો રહું છું અને સફળતા મળતી રહે છે એ આપ સૌની શુભેચ્છાના કારણે જ. આમ તો આ પેઇન્ટિંગ ખાસ કરીને ગણેશ ઉત્સવમાં કોમ્પિટિશનો ચાલતી હોય છે એની અંદર મેં આ સ્પેશિયલ તૈયાર કરેલું હતું અને એની અંદર ગણેશજી જે મૂર્તિ હોય છે એ ફોટોગ્રાફનો રેફરન્સ લઈને આમાં મેં સેમી રિયલિસ્ટિકમાં કામ કરેલું છે અને
જે બેકગ્રાઉન્ડ છે તે એબ્સ્ટ્રેક્ટ લેવલ પર કરેલું છે. હવે એક જે નેશનલ એવોર્ડ મળેલો છે એમાં વર્લ્ડ આર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન પાર્ટનરશિપ સિસ્ટમ વિથ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં મને 64 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ્સ હતા એમાં, જેમાં પ્રથમ ક્રમાંક મને પ્રાપ્ત થયેલું હતું. અને બીજું જે છે તે કલા કુટુંબ ફાઉન્ડેશન નામક એક અજમેરમાં સંસ્થા છે, તેઓ દ્વારા આ આયોજન થયેલું હતું કોમ્પિટિશનનું, પણ એ પણ ઇન્ટરનેશનલમાં કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં એક એક્સલન્ટ એવોર્ડ મને એમાં પ્રાપ્ત થયેલા છે. હું કહીશ કે ગણપતિના 4 હાથના આશીર્વાદ મને મળેલા છે અને મને અભિમાન છે કે હું કલાનગરીનો એક સભ્ય છું અને એમાં મને પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો મોકો મળ્યો. આમાં લગભગ રોજના 2-3 કલાક હું કામ કરતો હતો અને લગભગ નહીં તો 1 મહિના સુધી આ કામ ચાલુ રહ્યું હતું. पादरा पुलिस थाने में नए पीआई के तौर पर एसडी धोबी की नियुक्ति हुई है और अपना चार्ज संभालने के दूसरे ही दिन उनकी ओर से अपने पुलिस थाने के स्टाफ के साथ पादरा के मुख्य मार्गों पर फुट पेट्रोलिंग की शुरुआत करवा दी गई है. दरअसल पादरा के नवनियुक्त पीआई की ओर से आज सड़कों पर ट्रैफिक जाम की वजह बनने वाले अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को उनके अतिक्रमण हटाने की सूचनाएं दी गई है और फुट पेट्रोलिंग कर सभी को अवैध अतिक्रमण दूर करने की सूचनाएं पादरा के पूरे पुलिस स्टाफ की ओर से दी जा रही है. પાદરા ગામની અંદર ટ્રાફિકની જે સમસ્યા છે એના માટે આજે ચેતવણી તમામને આપવામાં આવે છે. આવતીકાલથી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પાદરામાં અમે ગોવિંદપુરાથી સરકારી દવાખાના, જાસપુર રોડ, પછી માર્કેટ રોડ, ફૂલબાગ બજાર, આંબેડકર નગર, એ આખા વિસ્તારની અંદર, ટાઉન વિસ્તારની અંદર પેટ્રોલિંગ રાખેલી છે. અમે આગળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીશું, ડિટેલની કાર્યવાહી કરીશું. राजपीपला की उज्जीवन स्मॉल बैंक की ओर से एक नई पहल की गई है. दरअसल राजपीपला की कोविड-19 अस्पताल को इस बैंक की ओर से आरोग्यलक्षी 12 चीज़ वस्तुओं की भेंट दी गई है. कोरोना के सामने लड़ने के लिए नर्मदा जिले में कोविड-19 अस्पताल में सभी मरीजों को आरोग्यलक्षी सुविधाएं ठीक से और वक्त पर मुहैया हो सके, इस आशय से CSR प्रोजेक्ट के भाग स्वरूप उज्जीवन स्मॉल बैंक के सहयोग से आज PPE किट्स, फॉगिंग पंप, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर समेत 12 आरोग्यलक्षी चीज़ों की भेंट दी गई. इन सभी आरोग्यलक्षी उपकरणों की भेंट का स्वीकार वहां के सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योतिबेन गुप्ता ने किया और साथ ही उनकी ओर से राजपीपला की उज्जीवन स्मॉल बैंक का धन्यवाद भी अदा किया गया. इस मौके पर बैंक के ब्रांच मैनेजर और कोविड-19 अस्पताल के सभी आरोग्य कर्मियों की उपस्थिति रही. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और परिणाम फाउंडेशन, ये दोनों बैंक दोनों के सहयोग से हम लोग सोशल एक्टिविटी भी करते हैं CSR थ्रू. हम हर एक साल हर एक ब्रांच जो हमारी है, पूरे गुजरात में हमारे ब्रांचेस है, हर एक ब्रांच में हर एक साल में हम सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं. तो इस साल में हम राजपीपला ब्रांच में ये हॉस्पिटल का जो प्रपोज़ल आया था, हमारी कमेटी मीटिंग जो बैठती है वो कमेटी मीटिंग डिसाइड करती है कि हम लोग कौन से एरिया में क्या कर सकते हैं. तो ये साल हम लोगों ने राजपीपला में जनरल हॉस्पिटल में हम मेडिकल इक्विपमेंट दिया है. उज्जीवन स्मॉल फाइनान्स बैंक तरफथी CSR प्रोजेक्ट थ्रू રાજપીપલાની જનરલ હોસ્પિટલના અંદર જે એમનું પ્રપોઝલ રિક્વાયરમેન્ટ હતું, તો ઉજ્જીવનના CSR ફંડ થ્રુ અમે પ્રપોઝલ અપ્રૂવ કરાયા પછી બધું ઇક્વિપમેન્ટ આપણે એમને હેન્ડઓવર કરીએ છીએ આજે. તો એની અંદર એક ડિસ્પોઝલ ગ્લવ્સનું પેકેટ, PPE કિટ 100, પંપ જે બેક હેંગિંગ ટાઈપ છે એ 10, વોલ ફેન 10, ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર 5, ડસ્ટબિન 50, પીલો કવર 50, પીલો 50 પ્લસ ઓક્સીમીટર 10, થર્મોમીટર 5, માસ્ક હાઈ ફ્લો 50 અને ફ્યુલ વાલ્વ 5, આટલું અમે હોસ્પિટલના આજે હેન્ડઓવર કરીએ છીએ.
मोरवा हड़फ के विधायक निमिषाबेन सुथार को राज्य कक्षा के आदिजाति मंत्री पद से दूर करने की मांग करते हुए आज भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना की ओर से राजपीपला के जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। मोरवा हड़फ के विधायक निमिषाबेन सुथार बीते कई वक्त से जाली आदिजाति प्रमाण पत्र के विवादों में घिरे हुए हैं और इन्हीं विवाद के चलते उनके प्रति लोगों की नाराजगी भी दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते जाली आदिजाति प्रमाण पत्र के विवादों से घिरे हुए विधायक निमिषाबेन सुथार को राज्य कक्षा के आदिजाति मंत्री पद पर से दूर करने की मांग की जा रही है और उसी के तहत आज भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना की ओर से राजपीपला के जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। આજરોજ અમે માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને સંબોધીને કલેક્ટર શ્રી નર્મદા મારફતે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવેલા છે। અમારી માંગ એવી છે કે જે ખોટા આદિવાસી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરીને મોરવા હડફના ધારાસભ્ય શ્રીમતી નિમિષાબેન સુતાર જેઓને એમના વિરુદ્ધમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલુ હોવા છતાં ગુજરાત સરકારે એમને આદિજાતિ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી બનાવેલા છે। એમને મંત્રી બનાવતા સમગ્ર આદિવાસી સમાજની લાગણીને ठेस पहुँचेल है। एमने तात्कालिक धोरणे मंत्री पदेथी हटाववामां आवे अने जेणे पण आ पुरावा खोटा पुरावा ऊभा करेला छे एमना पर कार्यवाही करवामां आवे अने खोटा आदिवासीना प्रमाणपत्र जेटला पण गुजरात राज्यमां आपवामां आवेला छे ए तात्कालिक धोरणे रद्द करवामां आवे एवी मागणी साथे अमे आजे कलेक्टर श्री नर्मदाने आवेदनपत्र पाठवेल छे अने समये योग्य कार्यवाही करवानुं जणावेल छे। अगर एमां संतोषकारक कार्यवाही ना थाय तो आवनार समयमां समग्र गुजरातना आदिवासी समाज भेगा थशे अने राज्यव्यापी आंदोलन थशे। गुजरात राज्य के नए मंत्री के मंत्रिमंडल के लिए नो रिपीट थियरी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। ऐसे में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में भी क्या नो रिपीट थियरी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सवाल इस वक्त सभी के मन में बना हुआ है। गुजरात में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद नो रिपीट थियरी से पूरी गुजरात सरकार बदल गई। नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में नए और युवा चेहरों से सरकार बनी। गुजरात सरकार पुराने तरीके छोड़ ताबड़तोड़ निर्णय लेती हुई नजर आ रही है। तब ये सवाल उठ रहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नो रिपीट थियरी पे आगे बढ़ने वाली है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव में विधायकों के चयन में नो रिपीट थियरी देखने को मिल सकती है, यानी कि विजय रूपाणी सरकार के करीबन 60% विधायकों को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है और नए चेहरों को टिकट मिल सकता है। गुजरात के राजकारण में नई सरकार के नए नियम के तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार कड़े रवैये से काम कर रही है। मंत्रियों और अधिकारियों को अपने कार्यालय में हाजिर रहकर काम करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो अब सभी की नज़र साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए टिकट का बंटवारा कौन सी थियरी पे होता है उस पर ही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा नाम सरप्राइज है। बिरयानी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी 27 लाख की बिरयानी खाई है? अब आप सोच रहे होंगे कि 27 लाख की बिरयानी भला कोई कैसे खा सकता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 27 लाख के बिरयानी के बिल से परेशान है। तो अब आपको बता देते हैं कि ये पूरा मसला आखिर है क्या। दरअसल न्यूजीलैंड का ऐतिहासिक पाकिस्तान दौरा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रद्द कर दिया गया। कीवी टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची थी, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेले बिना वापस बुला लिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे के अचानक रद्द होने के पीछे सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। इस दौरे के रद्द होने की वजह
से पाकिस्तान को निराशा का सामना करना पड़ा और साथ ही वित्तीय तौर पर भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और इस नुकसान में 27 लाख का बिरयानी का खर्च भी शामिल है। दरअसल न्यूजीलैंड टीम को सुरक्षा देने के लिए हायर की गई सुरक्षा एजेंसियों की पीसीबी को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की सेना के साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कीवियों की सुरक्षा के लिए 5 एसीपी और 500 से ज़्यादा एसएसपी तैनात किए गए थे। इस दौरान सभी सुरक्षा कर्मियों को दिन में 2 बार बिरयानी परोसी गई, जिसकी लागत तकरीबन 27 लाख रुपये आई। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इस बड़े बिल को पास करवाने के लिए फाइनेंस विभाग तक भेजा गया। जांच के दौरान इस बड़ी रकम का खुलासा हुआ। तो फिलहाल तो इस बिल को रोक लिया गया है और आगे इस बिल के बारे में जांच की जा रही है। जाफराबाद के बाबरकोट गांव के छात्रों को स्कूल जाने के लिए परिवहन की सुविधा न होने से समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन वहां की सीमेंट कंपनियों के सहयोग से अब इन छात्रों के लिए परिवहन की सुविधा खड़ी हो पाई है। जाफराबाद के बाबरकोट गांव के छात्रों के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट एवं नर्मदा सीमेंट कंपनी सीएसआर की ओर से परिवहन की सुविधा मुहैया करवाई गई है। दरअसल बाबरकोट के छात्रों को पढ़ाई के लिए जाफराबाद मॉडल स्कूल तक जाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तालुका पंचायत सदस्य करशन भाई की ओर से एक निजी सीमेंट कंपनी की शुरुआत करवाई गई थी और उसी के सीएसआर एक्टिविटी के भाग स्वरूप इस कंपनी ने सभी छात्रों के लिए परिवहन की सुविधा खड़ी की है, जिसके चलते अब जाफराबाद के बाबरकोट गांव के छात्र आसानी से स्कूल तक पहुंच पाएंगे। आज रोज अपने बाबरकोट प्राथमिक शाळाए एकत्रित थया छीए के अपना जे छोकरा बाबरकोट थी वारासुरथी जे वापाड़िया कॉलेज सुधी भणवा माटे जता था, तो घणा समय था आ प्रश्न हतो छोकराओनो के भाई अपना અહીંથી બસમાં અવારનવાર રિક્ષામાં ને જવું પડતું હતું। જે છોકરાએ રજૂઆત આપણે કરશનભાઈ તાલુકા ઉપપ્રમુખ છે એને કરેલી તાલુકા પંચાયત, તો એના જાણ કરી એને કંપનીમાં રજૂઆત કરી કે ભાઈ અમારા છોકરાને આ તકલીફ પડે છે, તો તમે કંઈક સુવિધા કરી આપો। જેથી કરીને કરશનભાઈ 2 મહિના કન્ટિન્યુ આની પાછળ મહેનત કરી અને કંપનીવાળાએ આજ રોજ આપણને એક યુટિલિટીની વ્યવસ્થા કરી આપી, જે છોકરા માટે સારી વાત છે કે ભાઈ એકત્રિત થઈ અને બધા એક સાથે જશે અને એક સાથે આવશે સમયસર। એટલે અમે કંપનીનો અને ગ્રામજનોનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। મારું નામ સાંખટ સોનલ નાનજીભાઈ છે। હું મોડેલ સ્કૂલ જાફરાબાદ ધોરણ 12માં ભણું છું। અમે દરરોજ સ્કૂલ જવા માટે રિક્ષામાં જઈએ છીએ અને સમયસર સ્કૂલ પહોંચી શકાતું નથી અને અમે ભણતરમાં સરખો સમય પણ આપી શકતા નથી। અમને સ્કૂલ જવા માટે પ્રોબ્લેમ થતો હોવાથી અમે તાલુકા પંચાયત સદસ્ય શ્રી કરશનભાઈ પરમાર, દિલુભાઈ ધુંધરવા અને ગામના આગેવાનોને જાણ કરી। તેઓએ કંપનીને જાણ કરતા કંપની તરફથી અમને વાહન જવા માટે વાહનની વ્યવસ્થા કરી આપી હોવાથી અમે વિદ્યાર્થી કંપની અને તાલુકા પંચાયત સદસ્ય કરશનભાઈ પરમાર, કરશનભાઈ ભીલ, આદાભાઈ સાંકટ, દિલુભાઈ ધુંધરવા, બાલુભાઈ સાંકટ, સનાભાઈ સાંકટ, અર્જનભાઈ સાંકટ, બાબુભાઈ સાંકટ, નનાભાઈ જાદવ, મધુભાઈ સાંકટ વગેરે ગામના જનોને અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। કંપનીના સાહેબોને વિનંતી કે ગામના વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી બાબતો આવી જ રીતે ધ્યાન આપતા રહેજે। જય હિન્દ। बारिश की री एंट्री के बाद मच्छरों के आतंक की वजह से मच्छरों से जुड़ी हुई कई बीमारियां फैल रही है। ऐसे में जूनागढ़ से जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक जूनागढ़ के सिविल अस्पताल में मच्छरों से जुड़ी बीमारियों के चलते मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली है। अब कोरोना की दूसरी लहर तो शांत हो गई है, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से लोगों को सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होने लगी है। इसके साथ ही बारिश की री एंट्री की वजह से मच्छरों का आतंक भी बढ़ रहा है और मच्छरों से जुड़ी बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। जूनागढ़ के सरकारी अस्पताल में मच्छरों से जुड़ी बीमारियों की वजह से मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने मिलती है। हालांकि वहां की पालिका और आरोग्य तंत्र की विभिन्न टीमों की ओर से घर घर जाकर सर्वे कर ये बीमारियां ज़्यादा ना फैले उसके पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि बीते कुछ वक्त में ऐसी बीमारियों से जुड़े कई केस सामने आए हैं।
एलओसी के पास उरी में रामपुर सेक्टर में सुरक्षा बलों के जवान और आतंकियों के बीच फायरिंग की खबर सामने आई थी, जिसमें भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान वाले कश्मीर से ये आतंकी सीमा में दाखिल होने की जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें सेना के जवानों ने आतंकी छुपे होने के संदिग्ध ठिकाने पर कार्यवाही की, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग के दौरान तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों के पास से 5 AK-47 समेत 8 पिस्तौल और कई गोला बारूद बरामद किए गए हैं। कमांडर जनरल के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान के जरिए भारत आए थे। उनके पास से पाकिस्तानी रुपये भी बरामद हुए हैं। पिछले कई दिनों से उनकी तलाश में भारतीय सेना थी और आखिरकार आज आतंकियों को मार गिराया गया। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।